हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग AS 23 करेंगे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। देखिए, आप लोगों ने जो लेंदी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था AS 21 वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब AS 23 और AS 27 बिल्कुल बच्चों वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे, कुछ है ही नहीं इन AS में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं AS 23 को। देखिए, कहा जाता है कि अगर A लिमिटेड B लिमिटेड को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करे, इन्फ्लुएंस करने का मतलब प्रभावित करे, तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या बन गई? एसोसिएट बन गई। समझ में आई बात? देखिए, वहां पर वर्ड था कंट्रोल, यहां पर वर्ड है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करना। कंट्रोल कैसे निकला था? अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर्स आ गए तो फिर तो इन्फ्लुएंस क्या, फिर तो कंट्रोल ही आ गया। ठीक है, फिर तो सारे जो भी डिसीजंस होंगे वो आपके ही चलेंगे क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स आपके पास है। लेकिन यहां पर क्या है, कंट्रोल तो नहीं है पूरा, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखा कैसे जाता है? तो कहा गया एक कंडीशन तो क्या है कि अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 20% शेयर्स होंगे, 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होगी, तो फिर वो ए लिमिटेड, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है बी लिमिटेड को, मतलब बी लिमिटेड क्या हो गई? एसोसिएट कहलाएगी ए लिमिटेड की। समझ में आई बात? तो 20% और मोर शेयर्स हैं तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहलाएगा। आइए पहले एएस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एन एसोसिएट इज एन एंटरप्राइज इन विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जैसे हम अपने एग्जांपल में ए लिमिटेड ले रहे थे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, प्रभावित कर रही है, एंड विच इज नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ जॉइंट वेंचर ऑफ द इन्वेस्टर। लेकिन वो सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर नहीं है। सब्सिडरी बनते ही भाई अब कहोगे 50% भी तो 20% से ज्यादा है, अगर 55% शेयर्स हैं तो भी 20% से ज्यादा है, तो क्या वो AS 23 में भी आ गया? नहीं, वो तो फिर AS 21 में चला गया ना, अगर सब्सिडरी बन गया। अगर जॉइंट वेंचर है तो AS 27 में चला गया। ना सब्सिडरी हो ना जॉइंट वेंचर हो और 20% से ज्यादा शेयर्स हो तो किस में रहेगा? ठीक है, इसमें AS 23 में। तो एसोसिएट क्या कहलाएगी? जिसमें इन्वेस्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है, एंड विच इज नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ जॉइंट वेंचर ऑफ द इन्वेस्टर। आ गई बात समझ में? वहां पर हम बार बार पेरेंट बोल रहे थे, पेरेंट या होल्डिंग कंपनी, यहां पर हम इन्वेस्टर और उसका एसोसिएट बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए, सबसे मेन कंडीशन, मान लेंगे एसोसिएट है, अगर इन्वेस्टर हैज 20% और मोर वोटिंग पावर, तो यह अपने आप मान लिया जाएगा कि ठीक है, इन्वेस्टर की वो कंपनी क्या है? एसोसिएट है। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अगर आप कहते हो नहीं मेरे पास 21% शेयर्स तो हैं फिर भी वो मेरी एसोसिएट नहीं है, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा मान रहे हो कि वो आप उसको सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। इस कंडीशन में तो अपने आप मान लिया जाएगा आप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बट कई बार क्या है, अदरवाइज मतलब ठीक है आपके पास 20% शेयर्स नहीं है दूसरी कंपनी के, फिर भी आप ये बताना चाहते हो कि नहीं मैं इस कंपनी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता हूं, तो उसके कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं और आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ये कंपनी आपके एसोसिएट कैसे है। देखो सिंपल सी बात है, 20% शेयर्स हैं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, है एसोसिएट। 20% शेयर्स नहीं है तो प्रूव करो कि वो दूसरी कंपनी आपकी एसोसिएट है, बस ये है कहने का मतलब। समझ में आई बात? अब ये देखिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्यों बोल रहे हैं हम? भाई एक कंपनी के अगर हम 20% शेयर्स उठा लें, उस कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, 20,000 तो हमारे पास ही हैं। इसका मतलब हम केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कि शेयर के दाम बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जाएगा, उसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो ये करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग कितने शेयर लेते हैं दूसरी कंपनी के? 100, 50, 1000, 500 इतने शेयर लेते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, डिविडेंड मिलेगा, कमाई हो जाएगी, और या शेयर के दाम बढ़ेंगे तो मैं कमा लूंगा, इतना करते हैं। लेकिन एक कंपनी के जितने शेयर्स हैं उसमें से 20% शेयर्स मैं ही उठा लूं, इसका मतलब मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है उस कंपनी में। ठीक है, तो इसका मतलब मैं उस कंपनी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, प्रभावित कर सकता हूं। तो क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं देखिए आप। हैविंग सम वोटिंग पावर, कुछ वोटिंग पावर हो, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी, मतलब इसमें से 2-3 कंडीशंस हो जाएं तो ठीक है, आप प्रूव कर दीजिए कि आप उस कंपनी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कंपनी आपके एसोसिएट है।
पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस, प्रोविजन ऑफ असेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, आप उस कंपनी को वो जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी आप ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, आपका जीएम फाइनेंस और उस कंपनी का जीएम फाइनेंस इंटरचेंज हो सकता है। उस कंपनी का जीएम फाइनेंस कुछ पीरियड के लिए आपके यहाँ काम कर सकता है, यहाँ का जीएम फाइनेंस वहां जा सकता है काम करने के लिए। तो मैनेजरियल पर्सनल, जीएम मतलब जनरल मैनेजर फाइनेंस, आपको मालूम होगा, ठीक है, उसका इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ये नहीं कह रहा कि ये इनमें से एक भी हो जाए तो मान लिया एसोसिएट है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये हो रहा है, इस वजह से हमारी वो दूसरी कंपनी क्या है, एसोसिएट है। आई बात समझ में? अदरवाइज 20% है फिर तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं, फिर तो मान ही लिया जाएगा कि वो आपकी एसोसिएट है। अब करना क्या है, एसोसिएट तो समझ में आ गई डेफिनेशन, ये एसोसिएट होती है। तो क्या करें, एसोसिएट है तो एसोसिएट के केस में क्या करेंगे, देखिए एक तो हम लोग अपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, लेकिन हम अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो एसोसिएट कंपनी जो जितना भी उसका प्रॉफिट है, ठीक है, उन्होंने अगर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, हमारे पास 20% शेयर्स हैं, तो 5 लाख का 20% प्रॉफिट हम अपने प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि वो जितने भी प्रॉफिट्स कमा रही है, ठीक है, जितने भी वो प्रॉफिट्स कमा रही है, अभी डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, उसका 20% प्रॉफिट तो हमारा है, क्योंकि 20% वोटिंग पावर हमारे पास है, इसका मतलब हम 20% हिस्सा हमारा हो गया। तो जितना भी उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसका 20% आप अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर लो। अब अगर मैं केवल प्रॉफिट्स में ऐड करूंगा तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। उस कंपनी का प्रॉफिट उठाऊं, दूसरी कंपनी का 20% और अपने P&L में ऐड कर लूं, तो बैलेंस शीट मैच कैसे करेगी? केवल एक साइड ही करा आपने, डबल एंट्री तो करी नहीं। देखिए, क्या ये पैसा आपको मिल गया? नहीं, मिला नहीं। तो हुआ क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए उस कंपनी ने और प्रॉफिट कमा लिया, तो 20,000 का 20%, ठीक है, 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ये मान लेंगे हम। समझ में आई बात? तो एक तरफ आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी है प्रॉफिट के शेयर से, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको अपने P&L में ले जाना है जितना भी उसका प्रॉफिट का पोर्शन है। समझ में आई बात? तो केवल 2 चीज क्या करनी है, एसोसिएट का जो प्रॉफिट होगा उसका अपना प्रपोर्शन, भाई प्रॉफिट जितना भी हुआ मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना शेयर है, 25 है, 30 है, मल्टीप्लाई कर कर वो अपने P&L में ऐड कर लो और अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि मानो कि आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी वैल्यू से बढ़ गई, ठीक है। प्रॉफिट्स कमाएगी तो ऑब्वियसली उस कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है, नेटवर्थ बढ़ रही है, इसका मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी किसमें, मेरी इन्वेस्टमेंट वहां कहां शो हो रही है, उनके शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो प्रॉफिट जैसे जैसे कमाते रहेंगे वो लोग, ग्रो करते रहेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है ना, इसलिए हम उसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एड द इन्वेस्टर शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड P&L एंड इन्वेस्टमेंट। एक तो P&L में और दूसरी जगह कहां पर, इन्वेस्टमेंट में, इज शोन एज फॉलोज। और इस मेथड को बोला जाता है इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड से आप क्या निकालोगे, पहले देखिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगी, वो आप AS 21 में भी सीख के आए हो। शेयर इन नेट एसेट्स एड गुडविल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, कहने का मतलब जैसे आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, लेकिन शेयर इन नेटवर्थ, आप नेटवर्थ लिखते थे ना, नेटवर्थ बोल लो, नेट एसेट्स बोल लो, ठीक है, वो 80,000 रुपए का ही है, इसका मतलब 20,000 रुपए की क्या है, गुडविल है। ऐसे निकालते थे, अब भी वैसे ही निकालना है। गुडविल आ गई। अब प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, पहले लिखो शेयर इन नेट एसेट्स कितना है, उसमें ऐड करो गुडविल या माइनस करो कैपिटल रिजर्व, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए दिखाई देगी। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अपनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी प्रेजेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि आपने उसमें जो इन्वेस्ट करा उससे गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना निकला, ठीक है। वो करने की वजह से हमें ऐसे दिखाना पड़ रहा है। ये आ गई वैल्यू, तो यहां तक तो पता ही है सबको। बस अब क्या ऐड कर दिया, ऐड प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट, लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिखा है, देखिए, प्रोपोर्शनेट टू शेयर एंड पीरियड, दोनों चीजें। शेयर को प्रोपोर्शनेट करो, अगर आपके पास 30% है तो केवल 30% ही तो प्रॉफिट ऐड करोगे, पूरे प्रॉफिट थोड़ी ना उठा लोगे उस कंपनी का, 30% करा। एंड पीरियड,
हो सकता है आपने बीच में लिए हो, पूरे साल में शेयर्स ना लेकर आपने साल के 3 महीने बीत गए थे उसके बाद लिए, तो पूरा प्रॉफिट का आपका हक नहीं है, पूरे प्रॉफिट के 30% का भी आपका हक नहीं है। वो प्रॉफिट तो उन्होंने पूरे साल भर में कमाया है, तो उसको 9/12 तो करो, क्योंकि आपने तो 3 महीने बीतने के बाद लिया है। तो प्रोपोर्शनेट टू शेयर इन पीरियड, आ गई बात समझ में, वो ऐड कर देंगे। एक चीज लेस करवाई, क्या? डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं है जो इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है, वो तो होना ही है। वो तो आप देखो, वो तो यहां लिख दिया मैंने, वो तो AS 13 कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट, उसके लिए एसोसिएट होना, सब्सिडरी होना जरूरी नहीं है। वो तो आप नॉर्मल 100 शेयर खरीदोगे, उस पर डिविडेंड आपको मिल गया एक्विजिशन से पहले का, तब भी आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, वो तो नॉर्मल लोगों के लिए भी है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसके लिए वो तो AS 13 कहता है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप अपनी कॉस्ट में से माइनस कर कर दिखाओगे, नेट कॉस्ट दिखाओगे। ठीक है, वो तो करेंगे ही हम, लेकिन यहां पर डिविडेंड कौन सा माइनस करवाया? वो कह रहा है इन प्रॉफिट में से, ये जो आपने एड प्रॉफिट करा, इसमें अगर कुछ डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और पे कर दिया, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला वो डिविडेंड माइनस कर देंगे हम इसमें से। क्यों माइनस कर रहे हैं, समझिए बात को। आपने पहले प्रॉफिट ऐड कर दिया, अब वो प्रॉफिट कंपनी ने, सोचो अगर मैं एक बार बात करूं कि सारा का सारा वो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में ही बांट दिया। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए ऐड करे थे। 1 लाख रुपए कैसे ऐड करे थे? जितना भी उसका प्रॉफिट था मल्टीप्लाई बाय अपना शेयर, कितने हमारे पास शेयर से मल्टीप्लाई करके हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ऐड करा। बट उस कंपनी ने कहा भी आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड भी भिजवा रहे हैं, तो डिविडेंड भिजवा रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, डिविडेंड हमें मिलेगा तो हमारा बैंक बढ़ेगा और P&L में आपका डिविडेंड जा ही रहा है, तो P&L में पहुंच ही रहा है डिविडेंड। ठीक है, और बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा हो गया? मतलब 1 लाख रुपए से, जो 1 लाख रुपए थे उससे असेट की दोनों तरफ से बढ़ गए। एक तरफ बैंक भी बढ़ गया आपका, एक तरफ आप कह रहे हो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू केवल तब बढ़ानी है जब उस प्रॉफिट में से डिविडेंड ना दिया हो, या फिर ऐसे कहूं कि जितना डिविडेंड ना दिया हो बस उतना ही। तो अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50,000 रुपए डिविडेंड बांट दिया या 60,000 रुपए डिविडेंड बांट दिया, तो केवल 40,000 रुपए यहां बढ़ाओ ना। 60,000 तो आपको उसमें ही मिल गया बैंक अकाउंट में, तो वो बैंक में ऐड करो, वो इन्वेस्टमेंट में क्यों ऐड करोगे? समझ में आई बात? तो इन्वेस्टमेंट में इसलिए ऐड प्रॉफिट के बाद लेस और क्या करा? डिविडेंड। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 1 देखिए स्टडी मटेरियल की। A Limited acquire 45% of B Limited shares on 1st April 2021. The price paid was ₹15 lakh, 15 लाख रुपए दिए। Following are the extracts of balance sheet of B Limited as on 1st April 2021. आपने क्या किया? 1 अप्रैल को एक्वायर करे थे 45% शेयर्स, 20% है, 20% से ज्यादा है तो क्या हो गई? ये एसोसिएट हो गई। प्राइस कितना पे किया था? 15 लाख रुपए। बैलेंस शीट दे रखी आपको 1 अप्रैल 2021 की, मतलब उसी दिन की जिस दिन आपने एक्वायर किया। इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इतना है। देखिए इंस्टीट्यूट को एक गलत है ये चीज करना, ठीक करना चाहिए था। सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब कोई बहस करने पे आए तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट ही होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। बट हम फिर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सेपरेट फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस, अलग से है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, B Limited has reported net profit of 3 lakh and paid dividend of 1 lakh for the year ended 31st March 2022. ये बात ध्यान रखना, हमें जो प्रॉफिट ऐड करने हैं वो एक्विजिशन के बाद के करने हैं। ठीक है, ये सब आप AS 21 में पढ़ के आए हो लॉजिक्स। अगर आप इससे पहले के प्रॉफिट की बात करोगे तो उस प्रॉफिट की तो कीमत ही आपने चुकाई होगी, वो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको मत कंसीडर करो। प्रॉफिट कब के कंसीडर करने हैं? आपके एक्वायर करने के बाद। तो ये जो प्रॉफिट बता रहा है 31 मार्च 2022 के बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। हमने तो 1 अप्रैल 21 में एक्वायर किए थे, उसके बाद के नेट प्रॉफिट 3 लाख और उसमें से डिविडेंड दिया 1 लाख। हाँ, ये हमारा है, इस पर हक है A लिमिटेड का, क्योंकि एक्वायर करने के अगले साल के हैं ये, है ना। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच द इन्वेस्टमेंट इन B लिमिटेड शुड बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ A लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। देखिए
सबसे पहले आपने देखा शेयर इन नेट एसेट्स, ऐड गुडविल, फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले गुडविल निकाल तो नहीं कितनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर कर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्या आ रहा है पहले ये निकालिए। क्या ये आपको आता है ऑलरेडी? बिल्कुल, हमने ये AS 21 में पढ़ा है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 15 लाख रुपए। मैं ऊपर रुपीज लिख देता हूँ, 15 लाख। इसमें से हमें माइनस करना पड़ता है शेयर इन नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के नेट असेट्स में शेयर या नेट वर्थ या इक्विटी, कुछ भी वर्ड लिख दो, ठीक है। अब नेट वर्थ या नेट एसेट्स कैसे आएगी? या तो असेट्स माइनस लायबिलिटी या फिर शेयर होल्डर फंड्स, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कहने का मतलब इन तीनों का एडिशन, ठीक है। तो 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, इसका कितना परसेंट? 45%। पूरा नेटवर्थ तो हम उठा नहीं लेंगे, हमारा शेयर कितना है? हमने तो केवल 45% शेयर एक्वायर की है, ठीक है। तो 16 लाख का कितना? 45%। तो यार है 7,20,000 रुपये। 7,20,000 की वर्थ थी, लेकिन हमने 15 लाख रुपए चुकाए हैं उसको लेने के लिए। इसका मतलब उसकी बहुत गुडविल थी। तो यह आ गया 7,80,000 रुपये की गुडविल। आई बात समझ में? अब हमें दिखाना है बैलेंस शीट में। कैसे दिखाओगे? तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। क्या आप पूरी बैलेंस शीट बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। इसको काम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट्स हो गए। तो कैसे दिखाएंगे हम? कहाँ दिखाया जाएगा? ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में ये क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट इन किसमें? बी लिमिटेड, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? देखिए, शेयर इन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में कितना शेयर है? 7,20,000 रुपये। या फिर आप इसको अंदर लिख दो, एक ही फिगर को बाहर ले जाना, 7,20,000 रुपये, ठीक है। आप ये देखिए ऐसे कर रहे हो ना, 780 प्लस 720, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएंगे हम? 15 लाख पर। प्लस गुडविल, गुडविल कितने की है? 780। तो क्या निकल के आ गई? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट पे पहुंच गए रिवर्स कैलकुलेशन करके, 15 लाख रुपए। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है जो AS 23 कहता है। कोई बात नहीं, वैसे कर लेंगे प्रेजेंट जैसे वो कह रहा है। तो 15 लाख रुपए आ गए। अब क्या करना है? अब ऐड करना है आपको प्रॉफिट्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने कितने प्रॉफिट कमाए? बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए पूरे साल का। तो उसका 45% हमारा हिस्सा हो गया, इंटू 45%। तो ये आ गया 1,35,000 रुपये। तो 1,35,000 ऐड कर दीजिए। लेकिन उन्होंने डिविडेंड बांट दिया इसमें से, तो डिविडेंड बांट दिया तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो डिविडेंड तो हमारे बैंक में पहुंच गया होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट में क्यों ऐड होगा? दोनों जगह थोड़ा ना ऐड करेंगे। तो वो माइनस कर दीजिए 45%, ठीक है। तो 45,000 है ही। तो आइए 15 लाख में, ठीक है, 15 लाख फिगर थी, उसमें हमने 1,35,000 रुपये ऐड करके 45,000 माइनस करा, तो फिगर आ गई 15,90,000 रुपये की, ठीक है। तो ये आ रहा है 15,90,000, ठीक है, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। ये क्या है? पर्टिकुलर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपने स्टडी मटेरियल का। ब्राइट लिमिटेड एक्वायर्ड 30% ऑफ ईस्ट इंडिया लिमिटेड शेयर्स, 30% शेयर्स तो एसोसिएट हो गई ना, फॉर ₹2 लाख ऑन 1 जून 2021, 1 जून 2021 को एक्वायर करे थे। बाय सच एन एक्विजिशन ब्राइट कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ईस्ट इंडिया लिमिटेड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021, East India earned profits ₹80,000 and declared dividend of ₹50,000 on 12th August 2021. ये कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021 ईस्ट इंडिया लिमिटेड के प्रॉफिट इतने हुए थे और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा, लेकिन कब करा? 12 अगस्त 2021 को। ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ ₹3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022। अब अगले साल उनका प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख रुपए का। अज्यूम प्रॉफिट्स टू अक्रू इवनली, इवनली मतलब हर महीने इक्वल हुआ है, तब जाकर वो कितना बना? 3 लाख रुपए। एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹60,000 कब? 12 जून 2022 को। और उसका डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? 12 जून 2022 को। ठीक है, ठीक है, इसको हटा देता हूं। चलिए आगे कहते हैं कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? पहले सेपरेट में बताओ, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ। तो सेपरेट तो एज 13 के हिसाब से चलती है, वो तो कहती ही नहीं प्रॉफिट ऐड करो ये करो, वो तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात करती है सेपरेट, चाहे आपके पास एक शेयर हो या आपकी एसोसिएट हो या आपकी वो सब्सिडरी हो, वो तो नॉर्मल तरीके से ही बताती है। ठीक है, फिर पूछता है व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30 जून 2022 इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे क्या 30 जून 2022 को कोई वैल्यू बदल जाएगी क्या? पहले आपने 31 मार्च की निकाली है, फिर इसके बाद 30 जून की भी बतानी है कि कोई चेंज आया है क्या। तो आइए इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए एक चीज हम बात करें, जैसे यहां से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की, ठीक है, हमने कब एक्वायर करे? हमने एक्वायर करे 1 जून, ठीक है, 1 जून 2021 को एक्वायर करे। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 12 अगस्त 2021 को, लेकिन ये करा कब का? लास्ट ईयर का। ये दिक्कत है, ये कह रहा है ना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पिछले साल का करा। अब हमने एक्वायर करे यहां पर बैठ के 1 जून को, तो ये जो पिछले साल का डिविडेंड हमें मिल रहा है 12 अगस्त को तो हमें भी मिलेगा। 12 अगस्त को हम शेयर होल्डर, तो हमारी बुक्स अकाउंट में भी आएगा। तो हमारे अकाउंट में आया 12 अगस्त को, लेकिन क्या कायदे से ये हमारा है? नहीं, हम तो पिछले साल शेयर होल्डर ही नहीं थे, तो ये हमारा प्रॉफिट कैसे हो गया? तो ये जो डिविडेंड मिला हमें 50,000 का, ये हमें मतलब 50,000 का तो कंपनी ने करा, उसमें से जितना भी पोर्शन हमें मिलेगा वो डिविडेंड हमें क्या करना होगा? कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी एज पर AS 13। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताना है? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट। वैसे सेपरेट को एक और चीज बोलते हैं, आपको पता है? सेपरेट को बोला जाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए एक्विजिशन कॉस्ट, एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी थी? आपने 2 लाख रुपए दिए, उसमें से लेस कर देंगे हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक्वायर करने से जो पहले का डिविडेंड मिला है। प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट क्यों ऐड करेंगे? ये कोई एसोसिएट थोड़ी ना, एसोसिएट बनने से पहले का प्रॉफिट है, उसके बाद का थोड़ी है, तो प्रॉफिट कहां से आया? वैसे भी हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड थोड़ी ना बना रहे हैं जो वो सोचें। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना डिक्लेयर करा कंपनी ने? 50,000 का, 50,000 का डिविडेंड दिया, लेकिन ये तो सबको मिलेगा, हमें तो केवल इसका 30% मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 का हमें केवल 30% मिला, 15,000 रुपये जो मिला हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गई, कितनी आई? ठीक है, 1,85,000। आई बात समझ में? अब ये क्या कहता है? ये कहता है
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, इसका कुछ चेंज होगा क्या? तो देखिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमें ऊपर से उठानी पड़ेगी। वैसे आपको पता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखते हम, तो सबसे पहले शेयर इन नेट एसेट्स ऐड गुडविल या लेस कैपिटल रिजर्व वो लिखते हैं, फिर कॉस्ट पे आते हैं। बट कैसे लिखें वो है ही नहीं, आपको क्या पता, आपको यहाँ पर नेट एसेट्स दिए नहीं रखे ना, तो वो तो इन्फॉर्मेशन ही मिसिंग है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीधा लिखते हैं 1,85,000, वरना गुडविल ऐड कर दिखाते, ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2022 में, ठीक है, इस 2022 में ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ ₹3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर। 3 लाख का उनका प्रॉफिट हुआ। अब ये साल तो हमारा है, ठीक है, हमने तो 1 जून 2021 को शेयर्स एक्वायर कर लिए थे, तो 1 जून से 31 मार्च का प्रॉफिट, इन 10 महीने का प्रॉफिट तो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। इस प्रॉफिट्स के तो हकदार हम भी हैं, तो ऐड करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ इसके ईस्ट इंडिया के प्रॉफिट्स ऐड करो। कितने ऐड करो? 3 लाख रुपए उन्होंने कमाए पूरे साल भर में, हमें केवल 10 महीने का मिलना चाहिए, क्योंकि भैया पूरे साल तो हम शेयर होल्डर ही नहीं थे, हमने 1 जून को तो एक्वायर ही करे हैं, तो 10 महीने का। लेकिन 10 महीने का भी पूरा प्रॉफिट थोड़ी ना, हमारा शेयर ही कितना है, 30% है, 45% है, 30%, तो 30% मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 3 लाख का इंटू 10 ये आ गया 75,000। तो 75,000 का प्रॉफिट हमारा, तो ये हो गई हमारी कैरिंग अमाउंट। ठीक है, ये आ गया 2,60,000। समझ में आई बात? अच्छा, आप कहोगे कंपनी ने डिविडेंड भी तो दिया है, बट दिक्कत ये ना, डिविडेंड 12 जून 2022 को करा है, कंसोलिडेशन करते वक्त नहीं बताया। कंसोलिडेशन करते वक्त तो केवल प्रॉफिट ही ऐड कर पाए हम। डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? 12 जून को, तो बाद में हिलेगी वैल्यू, तो इसीलिए आपसे पूछ रहा है 30 जून को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, 30 जून को इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 12 जून को उसमें से डिविडेंड मिल गया, तो वो डिविडेंड पोर्शन माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आपके बैंक में आ गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में से हटा दो उसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट in consolidated financial statements as on 30th June 2022, और ये था as on 31st March 2022, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए पहले कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट ऑन 31st March 2022 2,60,000 है, वो तो सेम रहेगा। कितनी फिगर बदली? बस लेस जो हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड जो मिला वो इसमें से माइनस कर दो। डिविडेंड कितना मिला? 60,000 रुपये का डिविडेंड है, तो 60,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय हमारा शेयर कितना, 30%। लेकिन हम तो शेयर होल्डर 10 महीने के लिए ही थे, तो क्या 10/12 करें? देखिए, डिविडेंड कभी भी टाइम बेसिस पर नहीं मिलता, ठीक है। इंटरेस्ट तो टाइम बेसिस पर मिलता है, इंटरेस्ट में तो पर एनम लगा होता है, लेकिन डिविडेंड कंपनीज जब देती हैं तो जो भी उस टाइम शेयर होल्डर होता है उसके अकाउंट में डाल देती है। वो ऐसे नहीं करती 3 महीने आप थे, 6 महीने वो था, इस तरीके से नहीं होता। तो डिविडेंड हमेशा, इसको आपने देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, प्रपोर्शनेट टू शेयर एंड पीरियड, इसमें तो लिखा प्रॉफिट में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? प्रपोर्शनेट टू शेयर एंड पीरियड नहीं लिखा, ठीक है। डिविडेंड पीरियड के हिसाब से नहीं होता प्रपोर्शनेट। तो 18,000 रुपये का डिविडेंड मिला, वो माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आ रहा है? ये आ गया 2,42,000, है ना। किसमें है ये? रुपीज में। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब डिविडेंड जब तक मिल नहीं जाता तब तक आपको उसकी एंट्री नहीं करनी। एक बार डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर दे उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी डिविडेंड पहले प्रपोज किया जाता है बोर्ड के द्वारा,
फिर उसके बाद एजीएम में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है, मतलब डिक्लेयर होता है, फिर बाद में इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दी जाती है। तो पहले डिविडेंड प्रपोज किया, उसके बेसिस पर कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पर देखिए ना, प्रूफ देखा ना, डिविडेंड पे कब करा कंपनी ने, 12 जून को, तब एंट्री होगी। उससे पहले तो डिविडेंड प्रपोज था, तो कोई एंट्री हमने नहीं करी। हमने तो 30 वरना 31 मार्च को तो पहले प्रपोज था तो कर सकते थे, लेकिन नहीं करा। बाद में जब एजीएम हुई, कंपनी ने मतलब शेयर होल्डर्स ने उसको डिक्लेयर करा, तब हमने उसकी वैल्यू चेंज करी, तब हमने लेस करा डिविडेंड। वही बात मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है, प्रपोज डिविडेंड बाय एसोसिएट इज नॉट कंसिडर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एमसीक्यू भी आ सकता है इसका। तो प्रपोज डिविडेंड को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दूसरी बात, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग वोटिंग पावर ऑफ इन्वेस्टर। अब ये क्या होता है, मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा, AS20 पढ़ेंगे अर्निंग पर शेयर, तब हम समझेंगे। पोटेंशियल इक्विटी शेयर आप ऐसे मान सकते हो अभी के लिए कि जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो कन्वर्ट होने इक्विटी शेयर्स में, तो अभी उन वाले डिबेंचर्स को जो कन्वर्ट होने, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एसोसिएट निकालने के लिए कि अब 20% बन रहा है या नहीं बन रहा, तो पोटेंशियल को कंसिडर नहीं किया जाता। आई बात समझ में? ये प्रपोज डिविडेंड वाला इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर कर देगी तब वैल्यू हिलाएंगे हम इन्वेस्टमेंट की, अदरवाइज नहीं। एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं, इसको करके देख लेना। एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 25% शेयर्स इन बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021 फॉर ₹3 लाख। अब देखिए 25% शेयर्स एक्वायर कर रहा है, एसोसिएट हो गया, मतलब बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की क्या हो गई, एसोसिएट। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। अब आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ए लिमिटेड रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एट द रेट ऑफ 40% फ्रॉम द रिजर्व्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, हम एक्वायर कब कर रहे हैं शेयर, 31 मार्च 2021 को ही। तो ये जो डिविडेंड मिलेगा ये तो प्री एक्विजिशन है, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड है। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस होगा, ठीक है, नेट कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है, ये P&L में नहीं जाएगा। बी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹7 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब अगले साल प्रॉफिट उन्होंने कितना कमाया, 7 लाख रुपए। हाँ, इस पर ए लिमिटेड का भी हक है क्योंकि अब तो 1 साल हो गया ना शेयर्स लिए। बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑन, कब डिक्लेयर करा, 30 अप्रैल 2022 को। 30 अप्रैल 2022 को, साल खत्म होने के बाद उन्होंने उसको डिक्लेयर करा। अब कहता है ए लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS21 फॉर द वेरियस सब्सिडरीज। कैलकुलेट करना है क्या, गुडविल इफ एनी ऑन एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड शेयर्स। गुडविल बतानी है कुछ होगी क्या जब बी लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर हो रहे हैं। देखिए जो नया स्टडी मटेरियल आया है May 25 ऑनवर्ड्स के लिए, उसमें ना एक और फर्स्ट पॉइंट में अगर आप जाकर गूगल इस पर सर्च करके देखोगे, ICA की साइट पे आपको मिल जाएगा। इन्होंने ना इसको आगे और स्पेसिफाई कर रखा है कि ये जो रिजर्व्स दिए बी लिमिटेड ने, इसको अभी ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एडजस्ट नहीं करा हुआ। वैसे ये बात अंडरस्टूड भी है क्योंकि ये जो आपको बैलेंस शीट गिवन है ये कब की गिवन है, 31 मार्च 2021 की, तो ये रिजर्व तो पुराने हो गए उस दिन के, मतलब 5 लाख के। अब ये जो डिविडेंड दिया ये ड्यूरिंग द ईयर दिया, देखो लिखा है ना ड्यूरिंग द ईयर, अगले साल दिया, तो अगले साल कभी भी दिया, इसका मतलब इस 5 लाख रुपए में ये एडजस्टेड नहीं है। अब मैंने आपको पहले कहा था AS21 पढ़ोगे उसके बाद AS23 पे आना। AS21 वाले कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहे हैं, आपको याद होगा हम वहाँ पे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऐसे प्री पोस्ट टोटल करके बनाते हैं बी लिमिटेड का, वहाँ एस लिमिटेड बोल देते थे, ज़्यादातर क्वेश्चन में एस लिमिटेड की बने, तो बी लिमिटेड का ऐसे करते हैं, ये प्री वाला फिर बांट देते माइनॉरिटी और होल्डिंग में, ये भी बांटते हैं माइनॉरिटी और होल्डिंग में, ऐसे करते थे, ठीक है। प्री वाला जो होल्डिंग का था वो कहाँ जाता था, पेरेंट का प्री वाला इन्वेस्टमेंट में चला जाता था, और मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाता था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नेटवर्थ का पार्ट बनता था मेरा मतलब। माइनॉरिटी वाला तो माइनॉरिटी में दोनों प्री और पोस्ट चले जाते थे। अब वही बात है, 5 लाख रुपए जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं ये तो प्री एक्विजिशन के हैं, तो ये तो नेटवर्थ का पार्ट बनेंगे गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, लेकिन
ये जो इन्होंने रिजर्व में से 40% डिविडेंड पे करा है, जब डिविडेंड पे करा तो ये कहाँ से माइनस होना चाहिए, प्री में से या पोस्ट में से? हमने AS21 में सीखा है जहाँ की चीज़ हो वहाँ से माइनस करो। ये प्री की चीज़ है तो प्री में से माइनस करेंगे। तो कितना डिविडेंड, ये 40% किस चीज़ का देते हैं, शेयर कैपिटल कितनी है उसका मिलता है हमेशा। ये परसेंटेज डिविडेंड का उसका मत निकाल देना रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ऑल्दो यहाँ तो कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों की फिगर 5 लाख है, निकाल भी दोगे तो भी मैच करेगा। बट 40% किस चीज़ का, शेयर कैपिटल का, क्योंकि शेयर आप लेते हो उस पर डिविडेंड मिलता है, किसी और चीज़ के ऊपर थोड़ी ना परसेंटेज निकलती है। तो 5 लाख का 40% 2 लाख रुपए। तो ये जो 5 लाख रुपए प्री में लिखे हैं इसमें से 2 लाख रुपए माइनस होंगे, तब 3 लाख रुपए आएंगे। फिर 3 लाख के 2 हिस्से होंगे, माइनॉरिटी का अलग और उसका अलग, ऐसे करते थे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसोसिएट की, ठीक है। तो बी लिमिटेड एक एसोसिएट है ए लिमिटेड की। अब 5 लाख रुपए में से 40% माइनस होंगे 2 लाख रुपए। ये किस चीज के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए जब गुडविल या कैपिटल रिजर्व आप निकालते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्वायर कितने में करे थे शेयर्स, 3 लाख रुपए में, ठीक है, 3 लाख में एक्वायर करे थे, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड कॉस्ट में से माइनस होता है। कितना डिविडेंड मिलेगा इनको, कंपनी ने 40% दिया है, ठीक है, हमारे पास शेयर्स कितने हैं 3 लाख रुपए के, 25% शेयर, अच्छा 25% शेयर्स लिए हैं, तो 25% मतलब 1,25,000 के शेयर्स हमारे पास हैं, उसका 40% डिविडेंड मिलेगा। तो ये कितना हो गया 50,000 रुपए। तो 2.5 लाख रुपए आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 2,50,000 आ गई। अब माइनस शेयर इन नेट वर्थ बोल लो, नेट एसेट्स बोल लो या इक्विटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसमें जो शेयर है, ठीक है। नेटवर्थ कैसे निकलेगी, या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज या शेयर होल्डर फंड, पूरा उठा लो, बात एक ही है। तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया 5 + 5 10 लाख रुपए। 10 लाख में कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया है, ठीक है, डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने 2 लाख रुपए का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय शेयर इन नेटवर्थ, इसमें से ए लिमिटेड का शेयर कितना है 25%, तो 8 लाख का 25% हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख माइनस कर दोगे, ठीक है, 2.5 में से 2 लाख माइनस करोगे तो 50,000 की गुडविल निकल कर आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसको कर जरूर देखना क्वेश्चन को। तो हमने अभी पहले क्या समझा कि जो शेयर इन नेटवर्थ है वो निकालते वक्त ये जो इन्होंने प्री एक्विजिशन एक्वायर करने से पहले कोई चीज डिविडेंड पे करी है तो वो उसमें से माइनस होगी। ये हम AS21 में क्लियरली समझ के आए हैं कि भाई जो आइटम जिस पीरियड से पर्टेन करती है उसमें से माइनस करो, ठीक है। रिवैल्यूएशन करते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पर, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या होता है प्री में जाता है, डेप्रिसिएशन एडिशनल जो होता है वो पोस्ट में जाता है, ऐसे करके बाइफरकेट करते हैं। वो यहाँ पर करा है, कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाउ ए लिमिटेड विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपने इस AS में सीखा है, कैसे दिखाते हैं, जैसे शेयर इन नेटवर्थ पूरा दिखाओगे 2 लाख रुपए, एड गुडविल 50,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए, ऐसे कर करके दिखाते हैं ना। फिर एड प्रॉफिट्स, उस कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, देखिए जो बाद में करे 31 मार्च 2022 वाले 7 लाख रुपए, उस पर हक है हमारा, तो 7 लाख। लेकिन उस 7 लाख क्या पूरे ले लें हम, नहीं, हमारा शेयर कितना है 25%, वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, जो भी आएगा इसमें ऐड कर फिर दिखाओगे। क्या डिविडेंड माइनस करना है, ध्यान रखना नहीं माइनस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये डिविडेंड कब डिक्लेयर करा कंपनी ने 30 अप्रैल को करा, इसलिए जब आप कंसोलिडेट कर रहे हो बैलेंस शीट को तब तक तो ये डिविडेंड है नहीं। हाँ, 30 अप्रैल की मांगे आपसे, एक क्वेश्चन ऐसा भी करा ना हमने, 30 अप्रैल की मांगे तब आप लेस डिविडेंड करोगे। जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 50% है ना, ये थर्ड पॉइंट वाला, तब 50% वो डिविडेंड माइनस करोगे, अदर उससे पहले नहीं करेंगे। तो 30 अप्रैल का मांगा नहीं आपसे, इसलिए कुछ नहीं होगा। यही चीज आपसे थर्ड पॉइंट में पूछ भी रहा है, हाउ द डिविडेंड रिसीव फॉर 31 मार्च 2022
ऑन 30 अप्रैल विल बी शोन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम कहेंगे इट विल नॉट बी शोन, ठीक है, इट विल नॉट बी शोन एज इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द, ठीक है, बैलेंस शीट डेट। आ गई बात समझ में? हाँ, 30 अप्रैल को फिगर बदल जाएगी, 30 अप्रैल को हम लेस डिविडेंड कर देंगे क्योंकि वो हमें मिल गया, पैसा मिल गया तो बैंक में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट में क्यों एडेड है वो? इन्वेस्टमेंट में से हटाओ, बैंक में ले जाओ जितना पैसा आपको मिला है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत आए फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।